तो आज हम मनोविज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनोविज्ञान का, और ये हर साल सीटेट के एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। यूपी टेट में भी अब आने लगा है, सुपर टेट में भी इसकी काफ़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वैयक्तिक विभिन्नता आखिरकार है क्या। तो सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक है। क्या है? क्लासरूम है। क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो भी बच्चे क्लासरूम में होते हैं, तो आपने देखा होगा ढेर सारे बच्चे यहाँ पर हैं क्लासरूम में, और मान लीजिए पेपर होता है 100 नंबर का, कोई भी पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है। तो किसी बच्चे की 90 नंबर आती हैं, किसी की 80 आ गए, किसी के 70 आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के 20 ही आए, ठीक है। कोई फेल ही हो गया। तो क्या वजह है? अब यहाँ पर देखिए, हम एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे। समझने वाली चीज़ क्या है कि देखिए, मान लीजिए कक्षा 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कक्षा 7, तो ये सारे बच्चे कक्षा 7 में ही बैठे हुए हैं। इसी कक्षा में एक के 90 नंबर हैं, एक के 80 हैं, एक के 70, 50 और 20 नंबर इस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। विषय भी एक ही है। अगर हम विषय की बात करें तो विषय भी सेम है, सबका सब्जेक्ट विषय एक जैसा है, विषय एक ही है सबका, ठीक है। सब एक ही क्लास चल रही है, एक ही विषय। मान लीजिए यहाँ पर एक विषय ले लेते हैं मैथ, ठीक है। सब लोग क्या पढ़ रहे हैं इस क्लास में? मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबकी कक्षा कौन सी है? कक्षा 7 है, ठीक है। एक टीचर है, टीचर भी एक ही है, ठीक है। टीचर भी कौन है? एक ही टीचर है। तो ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, कक्षा 7 के सारे बच्चे हैं। बात समझिएगा, कक्षा 7 के ही सारे बच्चे हैं, टीचर भी एक ही है, सब्जेक्ट भी एक ही है, विद्यालय भी वही है। वही विद्यालय, वही टीचर, वही सब्जेक्ट, ठीक है, सब कुछ वही। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पर किसी के 90 नंबर आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं। तो ये अलग अलग जो नंबर आ रहे हैं, इसका आखिरकार कारण क्या है? तो आज इस कारण को एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे कि आखिरकार क्या कारण ऐसा है इन सब के अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण हमने आपको बताया, एक टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान में वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है, यहाँ पर हम आपको बता दें, वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता में जो हमारे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रतिभा होती है, ठीक है। संसार में हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग प्रतिभा होती है। संसार में क्या होता है? हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। दूसरे जो हमारे मनोवैज्ञानिक है गार्डनर, वो कहते हैं कि सबके अंदर बुद्धि भी अलग अलग होती है, ठीक है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक है गार्डनर हैं, उनका मानना है कि जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, सबकी बुद्धि भी अलग अलग होती है। और इनका मानना है कि बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। एक प्रश्न यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, आप सीटेट का पेपर देने वाले हो या यूपी टेट का पेपर देने वाले हो, तो पूछा जा सकता है कभी कि बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि जन्मजात होती है, यानी कि बुद्धि जन्म से मिली होती है। तो संसार में हर व्यक्ति क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है कि संसार में हर व्यक्ति अलग अलग होता है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तीसरा कारण होता है वातावरण। ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या है? वातावरण, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या है हमारा? वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। जो बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं, इनकी सबकी बुद्धि अलग अलग है, इन सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा है, और इनका जो वातावरण है वो वातावरण भी सबका अलग अलग है। हर बच्चे को अलग अलग वातावरण मिला हुआ है, हर बच्चा अलग माहौल में पला बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो चीजें यहाँ पर आई हैं, इसके कारण, और इनके लिए एक शब्द भी देखिए बताया गया था, हमने बताया था पहले भी, एक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, अद्वितीय। इसको क्या कहा जाता है? अद्वितीय।
और एक शब्द है अनुपम। ठीक है, तो ये जो वैयक्तिक विभिन्नता यहाँ पर हम देख रहे हैं, वैयक्तिक विभिन्नता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान इस संसार में दूसरा कोई ना हो। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा किसी से ना की जा सके। अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, इस संसार में जितने भी लोग हैं किसी की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति कैसा है, अद्वितीय है। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ेंगे, ये किसके लिए जरूरी है, ये एक शिक्षक के लिए जरूरी है, ये शिक्षक के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो उनका जो हमारी एनसीआर, ठीक है, तो एनसीएफ के हिसाब से जो एनसीएफ हमारी शिक्षा नीति जो है भारत की, वो बनाई गई थी। और शिक्षा नीति क्या कहती है, शिक्षा नीति ये कहती है कि जब हम शिक्षक बन के जाएंगे क्लास में, शिक्षक बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, एग्जाम दिया हमने, टेट, सीटेट, सुपर टेट का एग्जाम आदमी क्यों देता है, शिक्षक बनने के लिए। तो जो शिक्षक बन के हम जाएंगे तो हमारा जो पहला कर्तव्य बनेगा, हमारे शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या होता है, शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो इसमें हम शिक्षक को तो जोड़ ही रहे हैं। अगर हम इसमें अगर ऐसा कहें, इसमें माता पिता को भी जोड़ लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। इसमें माता पिता को जोड़ लिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। एक शिक्षक को बालकों को पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, अलग प्रतिभा का है, अलग माहौल से आया हुआ है। यही ध्यान माता पिता को भी रखना चाहिए कि जितने बच्चे होते हैं सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, है ना। और अपने देश में, भारत देश में अधिकतर 90% माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से निरंतर करते रहते हैं। आज इससे तुलना करेंगे, उससे तुलना करेंगे, कहीं किसी न किसी से तुलना करते रहते हैं। इससे क्या होता है, उसकी प्रतिभा जो भी उसके अंदर हम कह रहे हैं कोई अलग प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा भी उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो बच्चा क्या करता है, वो दूसरी की तरह बनने की सोचने लगता है, कभी उसकी तरह बनने की सोचेगा, कभी उसकी तरह, यानी कि जो दूसरे की तरह बनने की सोचेगा उसकी खुद की प्रतिभा खत्म हो जाएगी, फिर वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर शिक्षक को और माता पिता को भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, सारे बच्चे क्यों नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज सभी बच्चों का वातावरण अलग अलग होता है। ठीक है, और आर्थिक दृष्टिकोण से सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तीसरा मानसिक रूप से, चौथा शारीरिक रूप से, है ना। तो ये विभिन्नता सब लोगों में पाई जाती है। तो शिक्षक को क्या करना है, ये पता लगाना है सबसे पहले कि जो बच्चे हमारे क्लास में सारे बैठे हुए हैं उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनका माहौल क्या है, किस माहौल से वो आए हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ना। तो उनकी स्थिति का पता लगाना है, उसके बाद में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बता दें कि मान लीजिए इनके पिता टीचर हैं, ठीक है, इनके पिता मंत्री हैं, इनके पिता अपराधी हैं, ठीक है, इनके पिता मजदूर हैं, ठीक, इनके पिता ड्राइवर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ पर ड्राइवर कर देते हैं और यहाँ पर अपराधी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपराधी हैं तो अपराधी के बच्चे क्या है, उनके अंदर कोई प्रतिभा होती नहीं, अपराधी भी उसी लाइन पे चले जाते हैं, अधिकतर चांस ऐसा रहता है। तो एक तो देखिए एक सबसे बड़ा माहौल यहाँ पर ये हो गया कि टीचर है, टीचर के बच्चे 90% लेकर के आए हैं नंबर, मंत्री के बच्चे 80% लेकर आए हैं, ड्राइवर के 70%, मजदूर के 50%, अपराधी का बच्चा फेल ही हो गया है। तो ये इनके घर का माहौल है और इसी से देखिए इनकी आर्थिक स्थिति भी बनेगी,
पारिवारिक स्थिति बनेगी। यदि किसी बच्चे के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, धन संपन्न है, उसके परिवार में काफ़ी धन है, पैसा है, और उनके माता पिता के बीच में नित्य रोज क्या होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, ठीक है, आपसी विवाद होता रहता है, ठीक, तो उनका बच्चा कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रोज देखता है कि माता पिता के बीच में लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, किसी प्रकार का विवाद उनके बीच में चलता रहता है। तो वो क्या करता है, उस बच्चे के मन मस्तिष्क पे बुरी छवि डालता है, उसके मस्तिष्क पे क्या करेगा, उल्टा प्रभाव डालेगा, और वो उसकी प्रतिभा को क्या करेगा, खत्म कर देगा। फिर वो बच्चा उन्नति कर ही नहीं पाएगा, और करेगा भी तो उसको बहुत सारी समस्या होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति मजदूर है, उसके घर में किसी भी प्रकार की बहुत सारी जो है कि आर्थिक समस्या है, उसके घर में क्या है, मजदूर के घर में बहुत आर्थिक समस्या है, एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन उनके परिवार के लोग उसी कम पैसे में अपना काम चला लेते हैं और घर में किसी प्रकार का कलह नहीं करते। एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कलह। तो जिनके घर में कलह नहीं होती है, भले वो गरीब परिवार से हैं, तो उनके बच्चे भी उन्नति कर जाते हैं और एक अच्छे रास्ते में जा करके कभी कभी उनकी मेहनत भी रंग लाती है और वो सफल हो जाते हैं उनके बच्चे। तो जो बच्चे कम नंबर ला रहे हैं उनका देखिए यहाँ पर कम नंबर ला रहे हैं और ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो टीचर की देखिए कोई ज़्यादा कमाई होती नहीं है, अपराधी है उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। तो टीचर है इसका कम पैसा होता है, तो पैसे इसके पास कम है, लेकिन क्या है, इसका माहौल अच्छा है घर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सब बच्चों के अलग अलग नंबर आ रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा अगर कारण माना जाए तो वो होती है घरेलू कलह। क्या होती है, घरेलू कलह। ये एक ऐसा शब्द है जो बच्चे की प्रतिभा को खा जाता है, बच्चे की प्रतिभा को खत्म कर देता है। आपके पास खूब पैसा है, लेकिन अगर घर में कलह है, घर में किसी प्रकार की लड़ाई होती रहती है माता पिता के बीच में या परिवारजनों के बीच में, भाई बहनों के बीच में आपसी संबंध सही नहीं है ना, आपका पैसा गलत तरीके से घर में आया हुआ है, भले ढेर सारा पैसा है, तो आप आपस में बनती नहीं है, किसी प्रकार की कलह घर में मची हुई है, तो याद रखिए आपका बच्चा जल्दी सफल नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। सफल हो भी जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जब तक उसको कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिल जाएगा, सही संगति उसको नहीं मिलेगी, तब तक उसको सफल होने में बहुत समस्या होगी। और यही दूसरी तरफ अगर आपके पास कम पैसे हैं, ठीक है, और आपके घर का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है, सब लोग आपस में प्रेम व्यवहार से रहते हैं, है ना, सब एक दूसरे को समझते हैं, तो वहीं पर क्या होगा, वो बच्चे को उन्नति करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, भले उसके पास कम पैसे हैं। तो जो आर्थिक समस्या है वो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। और ये जो कलह है ये कैसी समस्या है, ये मानसिक है। ये जो कलह है कैसी समस्या है, ये मानसिक समस्या है। अगर किसी घर में कलह बची हुई है तो एक प्रकार की मानसिक समस्या है, और मानसिक समस्या जिसके घर में होती है उनके बच्चे जल्दी उन्नति नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस चीज़ को बड़ी डिटेल में आज आप लोगों को समझाया कि जो वैयक्तिक विभिन्नता होता है, शिक्षक को सीटेट का एग्जाम देने से पहले और यूपी टेट का एग्जाम देने से पहले, यानी कि ये कहा जाए कि टीचर बनने से पहले इस चीज़ के बारे में जान लेना जरूरी होता है। क्योंकि एक क्लास में आप पढ़ाने जाओगे तो आपको क्लास में सेम यही जो यहाँ पर माहौल दिखाया है हमने यहाँ पर बोर्ड में बना करके, यही माहौल आपको सेम कक्षा में देखने को मिलेगा। किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो जो जिसके कम नंबर आए हैं उसको आपको डायरेक्ट जाके पीटना नहीं शुरू कर देना है, या उसको डांटना नहीं है, या उसको किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं करना है। कम नंबर जिस बच्चे के आए हुए हैं तो आप इतना समझ जाओ कि वो बच्चा पहले से ही परेशान है और पहले से ही प्रताड़ित किया गया है, वो घर और परिवार से पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब शिक्षक का कर्तव्य क्या बनता है कि उसको और ज़्यादा परेशान या प्रताड़ित ना करे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए घर से तो परेशान है, तो अब शिक्षक को क्या करना है, थोड़ा सा उसका सुविधा देनी है, थोड़ी सी उसको सहूलियत देनी है, उसके विषय को सरल बनाना है, उसकी जो भी परेशानी है कोशिश करो कि सरल बनाने की प्रयास करो, है ना। तो जो भी उसका बैकग्राउंड रहा है, जिस चीज़ को लेकर के वो परेशान रहा है, तो शिक्षक का काम है कि उसको पता करे कि क्या आखिरकार ऐसी परेशानी रही है। तो जब भी आप टीचर बनो जाओ तो पहला कर्तव्य है इस बच्चे के अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आपके उसको परेशानी के बारे में पता करना है कि आखिरकार इसको क्या परेशानी है, पर उसको सॉल्व करना है ना।
डायरेक्ट चिल्लाना नहीं है उसके ऊपर, डायरेक्ट उसको डांटना मारना नहीं है। तो इसी को कहा जाता है क्या, आपके एक शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक इसको कहा जाता है कि आप एक आदर्श शिक्षक बनोगे। तो आदर्श शिक्षक आप कब बनोगे, जब आप व्यक्तिगत विभिन्नता को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। क्लास में जाने से पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है, और क्लास में पढ़ाते समय ही सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगली टॉपिक में हम एक नए टॉपिक को जानेंगे। सीटेट की क्लासेस इसी तरह लगातार आपकी चलती रहेंगी। अब आने वाला आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी सीटेट और रिपीटेट का पेपर देना चाहते हैं, है ना, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इसी तरीके से एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम आपको समझाएंगे। वो कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते जाना है ना। सीटेट के एग्ज़ाम आते आते तक 3 महीने का टाइम है अभी आपके पास। अच्छी तरीके से साइकोलॉजी आपकी पूरी कवर हो जाएगी।